So hello my students, I'm Taras Khurana from Khurana Coaching Classes. So students, today we are going to do a very important topic that is cell. तो देखो बच्चे, बायोलॉजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि सेल, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सेल एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है कि बायोलॉजी की शुरुआत ही सेल से होती है ना। तो इसीलिए ही सेल जो है मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी। ये एक वन शॉर्ट वीडियो रहेगी बच्चों। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में सेल के बारे में पढ़ाऊंगी और मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कहीं से भी सेल देखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इतना अच्छे से मैं आपको सेल के लिए प्रिपेयर कर दूंगी इसके थ्रू। तो मैंने ना इसीलिए क्या है, बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम हमें डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो तुम्हें एमसीक्यूज के थ्रू मिल ही रही है मेरी। तो इसीलिए मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, ऐसे ही आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आएंगे। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, दैट इज सेल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल से। देखिए, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको एक घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमें पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक सेल की जरूरत पड़ती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? एक या एक से ज्यादा सेल से। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, तो 37 ट्रिलियन सेल से एक ह्यूमन बॉडी बनती है। अब अमीबा क्या है? वो एक सिंगल सेल है, एक सेल से बना हुआ है। बनियन ट्री में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो बिना सेल के लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है बच्चों, है ना। तो इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। तो ये जो जितनी भी डिस्कवरीज मैंने यहाँ लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती हैं, कॉम्पिटिटिव में भी और स्कूल स्टूडेंट्स को भी आनी चाहिए ये सारी चीजें। और ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, बल्कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 के अंदर। एंटन वैन लियोन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी 1674 के अंदर बच्चों। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी 1831 में बच्चों। स्क्लेडन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, उन्होंने 1838 में डिस्कवरी करी। शिवान ने ये भी बताया कि एनिमल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, उन्होंने 1839 में इसकी डिस्कवरी करी इस चीज की। रुडोल्फ वर्चो ने हमें सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे जो सेल्स हैं, नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेल से ही अराइज होते हैं, यानी कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये उन्होंने 1855 के अंदर बताया था हमें। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल, ये आपने मिस नहीं करनी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज अ सेल थ्योरी। देखिए बच्चों, सेल थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स की जितने मर्जी पेपर में देख लो, अगर आपकी बुक में सेल का चैप्टर है तो उसमें सेल थ्योरी आती ही आती है। प्लस कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है किसके द्वारा दी गई है। तो ये दी गई थी स्लेडन एंड शेवान के द्वारा और मॉडिफाई करी गई थी रुडोल्फ वर्चो के द्वारा। सेल थ्योरी जो है वो बच्चे हमें क्या बताती है? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कहा जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। एंड ये क्या है, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ये पूरे जो हमारे पास न्यू सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही अराइज होकर आते हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं बच्चों किसके? सेल के। आपको इसके बारे में, इनकी डिस्कवरीज और सेल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। All right, बच्चों, next after that if we talk about the types of organisms based on their cells, so we have two types of organism based upon their cells, यानी कि उनके सेल के नंबर के बेसिस पे हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं बच्चों, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया आ जाता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एक ही सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये स्मॉल साइज के होते हैं, मोस्टली क्या रहते हैं? मोस्टली क्या रहते हैं? माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, जैसे कि हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, मैंगो ट्री, फिश, डॉग, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए इसमें डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। किडनी के सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लिवर के सेल्स अपना परफॉर्म करेंगे। सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जितना, जैसे अगर कोई हमें घर बनाना है तो उसमें क्या होंगे, हर मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कंपार्टमेंट ले लेंगे घर बनाने के लिए। वैसे ही तुम ये समझ लो कि सेल्स भी क्या करते हैं, एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कुछ सेल्स अपना अलग परफॉर्म करेंगे फंक्शन, कुछ सेल्स अपना अलग परफॉर्म करेंगे फंक्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ द सेल, अब देखिए सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं बच्चों, जैसे कि आरबीसीज बाइकनकेव शेप में होता है, नर्व सेल लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है, मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होते हैं, एग सेल स्फेरिकल होता है, अमीबा इरेगुलर शेप्ड होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सेल, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, दैट इज पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच,
लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है जिसे आप न्यूरॉन भी बोलते हो। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम होता है और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म होता है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, देखिए बच्चों जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, तीन मेन पार्ट होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? दैट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ओके, साइटोप्लाज्म क्या है? दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। और न्यूक्लियस आपका सेंटर में होता है, दैट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल जिसे आप बोलते हो। ठीक है, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वन बाय वन, लाइक सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपके सेल की, आप देख सकते हैं बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है विच इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चे देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज अ थिन, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है इसमें से सिर्फ वही चीजें पास होंगी सेल मेम्ब्रेन से दैट आर नेसेसरी फॉर द सेल। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ गया उसके पास और वो अंदर उसको कर लेगा, नहीं, उसमें से वही चीजें पास होंगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिलेक्टिवली परमिएबल। ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को शेप देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसकी मूवमेंट, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन बना के रखता है डिफरेंट सेल्स के बीच में। सिलेक्टिवली परमिएबल मैंने आपको वही बताया कि इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव। ये देखिए जैसे ही हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो आउटसाइड द सेल ये जो भी सब्सटेंसेस है दे मूव इनसाइड द सेल। ओके, सिर्फ उसमें से कुछ जाएंगे जो कि सेल के लिए नेसेसरी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफ्यूजन प्रोसेस, अब देखिए बच्चों डिफ्यूजन क्या होती है? अब जब सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके लिए क्या होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो जैसे ही लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है? अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन डिफरेंस यही होता है कि डिफ्यूजन तो होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, और ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स बेस्ड ऑन देयर वाटर कंसंट्रेशन, तीन तरह के सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है बाहर की तरफ पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज मूव करेगी, इट मीन सेल क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा एंड प्लांट सेल बिकम टर्जिड। ठीक है, वाटर मूव्स इनटू द सेल। हाइपोटोनिक में क्या होता है? आउटसाइड जो है वो लेस वाटर कंसंट्रेशन रहती है जिसकी वजह से वाटर लीव द सेल्स। ओके, हाई टू लो जाएगा तो वाटर जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक में वाटर कंसंट्रेशन सेम होने के करके सेल का साइज भी सेम रहता है। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट आफ्टर दैट नाइन्थ में अगर हम बात करें पॉइंट पे, प्लाज्मोलिसिस। सो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म का श्रिंक होना। साइटोप्लाज्म श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि उसमें से पानी निकल जाएगा, और ये किस केस में होता है श्रिंकेज? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो ये हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है, प्लाज्मोलाइज सेल्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डीप्लाज्मोलिसिस, सेल रिगेन्स वाटर एंड अब क्या होता है कि यही प्लाज्मोलिसिस यानी कि जो हमें प्लांट सेल में दिख रही है श्रिंकेज, अब यही इसको हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखेंगे तो ये क्या कर लेगा? वाटर रिगेन कर लेगा वापस से, और ये किसमें देखने को मिलता है? हमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो इसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज सेल्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना बच्चे, ठीक है, ये भी सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, ये याद रखना है कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है बच्चे, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है जिसका काम होता है प्रोटेक्शन का, मैकेनिकल सपोर्ट का और शेप देने का। और ये बस्टिंग को भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि ना, अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया है कि ये स्वेल हो जाता है हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में स्वेल होगा पर बस्ट नहीं होगा। बस्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, और ये जो सेल वॉल है प्लांट्स में, फंगे में, बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, अगर हम बात करें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंस की, तो जो सेल वॉल होता है वो हमारे पास नॉन लिविंग रहती है, ठीक है, रिजिड रहती है, परमिएबल रहती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और सिलेक्टिवली परमिएबल रहेगी। नाउ आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में होता है। देखिए बच्चे, साइटोप्लाज्म ये है ना, और ये हमारे किसके बीच में है? बाहर वाली मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल जिसमें आप काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स को देख रहे हो। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपके जितने भी बॉडी की
मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल, अभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स हैं क्या? देखो ये ऑर्गेनल्स इतने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपने बॉडी की आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो सबने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है जिसका काम है ट्रांसपोर्ट मतलब एक नेटवर्क क्रिएट करना। गोल्गी अपरेटस का पैकेजिंग का और सिक्रीशन का काम है। लाइसोसोम्स का डाइजेशन का, वैक्यूल का स्टोरेज का, और क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के अंदर। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जिनके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है बच्चे? आपको मैंने अभी बताया ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी कि ये कंट्रोल करता है सेल को। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बाहर जो न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। बच्चे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और ये जैसे कि सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस का भी, उसके अंदर जेली लाइक मटेरियल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं। एक न्यूक्लियोलस भी होता है बच्चे अंदर, ये देखिए दिस इज अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी होती है जो कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। मैं आपको साथ साथ स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो बच्चे, आपको कहीं से भी सेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम सेइंग इट यू अगेन एंड अगेन कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे ये वाले, और पीडीएफ भी इसके अवेलेबल है। इफ यू वांट दैट जस्ट डीएम मी ऑन साइंस विद तरस, और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। फंक्शंस की अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, देखिए बच्चे ये सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स तभी विजिबल होते हैं बच्चे सेल डिवीजन के टाइम पे, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, अदरवाइज दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमैटिन। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। ओके, नाउ क्रोमोसोम्स क्या करती हैं? दे कैरी जीन्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जीन्स, ये फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटरी के, आपको पता है ये आपके जितना भी आई कलर, हेयर कलर, हाइट का, ये सभी कंट्रोल करती हैं जीन्स। ये क्या है? दे आर द सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेटेड होती हैं, है ना। सो डीएनए, डीएनए क्या है? दैट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आपके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, और ये किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? एक हमारे पास शुगर होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, है ना। डीऑक्सीराइबोज एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोनिन। ओके, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। डीएनए आपको पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ना, वैसे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आरएनए की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इट कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। और टीआरएनए क्या करेगा? इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो इसीलिए दे ब्रिंग द अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम। आरआरएनए का काम क्या होता है? इट फॉर्म्स द राइबोसोम्स एंड हेल्प इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स, देखिए बच्चे प्रोक्रियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनका प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है ये इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं, स्मॉल होते हैं, ये देख सकते हैं आप, और ये सिंपल होते हैं। इनके अंदर ना सर्कुलर डीएनए होता है। इसको ट्रू न्यूक्लियस इसीलिए बोला जाता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना, वो सेल के अंदर ऐसे फ्लोट करा रहता है। वेयर एज इफ टॉक अबाउट द यूक्रियोटिक सेल, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं यूक्रियोट्स के अंदर। ठीक है, और ये लार्ज साइज के होते हैं और इनका थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखना, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बट प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स, यूक्रियोट्स के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और इनके अंदर एब्सेंट होगा, एंड प्रोक्रियोट्स के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं, यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। प्रोक्रियोट्स स्मॉल साइज के होते हैं, यूक्रियोट्स लार्ज साइज के होते हैं, इनके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है।
यूकेरियोट्स के अंदर लीनियर डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जितना भी हमारे पास जो इनका जो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर है वो सिंपल रहता है, इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 21st यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चे? एक ना मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आप ये डायग्राम देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करी गई है यहाँ पर। रफ ईआर दो तरह का होता है, ईआर रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। व्हाई वी कॉल इट रफ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। व्हाई वी कॉल इट स्मूथ? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस। आप देख सकते हैं ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना ऊपर, ये राइबोसोम्स ही तो है जिसके करके इसका सरफेस रफ हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रफ ईआर। इसको स्मूथ ईआर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके सरफेस पे रफ राइबोसोम्स नहीं है। अब रफ ईआर का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर इसके पास राइबोसोम्स है, बच्चे खुद ही सोचो, प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन। और स्मूथ ईआर में अभी यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराएगा, बट ये फैट सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो रिमूव हो जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। ओके, क्लियर? आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, अब मैं यहाँ पे राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स बता रही थी। राइबोसोम्स क्या होती है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होते हैं, एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज फैलिड। ये साइटोप्लाज्म के अंदर और ये रफ ईआर के अंदर, ये देखिए आपको देखने को मिल रही है, उसके पास अटैच होते हैं। राइबोसोम्स की दो यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इनसे मिलके ही ये पूरा राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम का मेन फंक्शन ये होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ऑलराइट, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द 23 गोल्गी apparatus, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्गी। देखिए बच्चे, जो गोल्गी apparatus है ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से बना हुआ है। किस तरह से? ये देखिए फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम सिस्टरने बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं ये, ठीक है। ये वेसिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। गोल्गी apparatus के फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की पैकेजिंग में, स्टोरेज ऑफ मटेरियल में, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस में, और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्गी apparatus को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये मॉडिफाई करता है चीजों को, उसको पैकेजिंग का काम करता है, और वो प्रोडक्ट्स को भेजेगा अपने सही लोकेशन के ऊपर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ऑलराइट, एंड लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें बच्चों, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है कि ये फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में, और फॉरेन पार्टिकल्स मटेरियल्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के बाहर से आते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो ये एक डिफेंस का काम करता है बेसिकली। ये आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस को किल कर देता है, जो भी पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, या आपके जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनल होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स लाइक अ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बारी आपने सुना होगा, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो चीज आप भूलते ही नहीं हो, है ना। बट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़े, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिस्टेई होते हैं, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स भी है। और अगर हम बात करें, इसका फंक्शन क्या है? एटीपी प्रोडक्शन करवाना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या रहती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऑर्गेनल जिसका खुद का डीएनए राइबोसोम्स है, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। और जितने भी ये ऑर्गेनल्स है ना बच्चे, ये सभी मिलके काम करते हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड करी जाए, सेल को प्रोटेक्ट करा जाए, और ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करी जाए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट्स में बच्चे। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। अब ये तीन तरह के प्लास्टिड्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल बच्चे। अब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, दैट हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट का खाना बनाने में हेल्प करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं बच्चे। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, जिनका काम होता है स्टोरेज का, स्टार्च की, ऑयल की, प्रोटीन की स्टोरेज का। और मैं बार बार बोल रही हूँ, दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होती हैं? ये स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, जिनका काम सिर्फ स्टोर करने को होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो लार्जर होती है साइज में, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो स्मॉल साइज की होती है। तो बच्चे देखिए, वैक्यूल का काम क्या है? फूड की स्टोरेज का, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को मतलब स्टोर करने का। ये क्या करेंगे? बैलेंस को मेंटेन करेंगे, वाटर बैलेंस को। इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी एंड फर्मनेस। अभी सेल को टर्जिड भी यही रखेंगी।
अब अगर हम वैक्यूल की बात करें ना, प्लांट सेल्स की वैक्यूल के अंदर 90% ऑफ द वॉल्यूम जो होती है प्लांट सेल की, वो वैक्यूल की वजह से होती है। ठीक है, इसका जो सेंट्रल वैक्यूल है, इसकी वजह से 90% वॉल्यूम जो है वो ले लेता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, दे कंटेन सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होती हैं, दे आर द पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से दिखाई देती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है बच्चे, सेल डिवीजन करवाना। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। सेंट्रोसोम का मेन रोल रहता है माइटोसिस एंड मियोसिस में। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर साइटोस्केलेटन की। देखिए बच्चे, ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है, इनका काम होता है शेप को मेंटेन करना, सपोर्ट करना, मूवमेंट करवाना। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला, देखिए बच्चे, सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, शॉर्ट होते हैं, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का काम क्या है, बोथ हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, अब आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, इनकी जो डायग्राम है वो मैं आपको एंड पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, फिलहाल आप इसके डिफरेंस को समझिए। सेल वॉल जो होती है, इनकी फिक्स शेप होती है। ठीक है, सो दे हैव अ फिक्स शेप। इनकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है प्लांट सेल की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, फ्लेक्सिबल शेप होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनके अंदर। क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होती हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, इसके अंदर प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट की आप डिफरेंसेस देख सकते हैं जो भी मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल लार्ज साइज की होती है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होंगी। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में। शेप इसकी फिक्स रहती है प्लांट सेल की, एनिमल सेल की इरेगुलर रहती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल डिवीजन, अब देखिए बच्चे, जो सेल डिवीजन है वो हमारे पास तीन तरह की है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस डायरेक्ट डिवीजन है, जो कि हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, जिसमें सीधा डिवीजन होगी। माइटोसिस होती है बच्चे, एक डिवीजन से, मतलब अगर एक सेल डिवाइड करेगा तो दो आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस जो होती है वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलती है। म्यूसिस हमें देखने को मिलती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जब आपका मेल और फीमेल गैमेट बनता है, जिसमें एक जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा वो फर्दर 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर बच्चे हाफ होगा तभी तो फॉर्मेशन होगी ना, एक जाइगोट बनेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेल साइकिल, तो इसमें इंटरफेस और एम फेस आ जाती है। इंटरफेस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, G1, ठीक है, एस और G2 फेज। G1 गैप 1 फेज, जिसके अंदर सेल ग्रो करता है, परफॉर्म करता है अपने नॉर्मल फंक्शंस को। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। और G2 फेज, जिसमें क्या है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो सेल साइकिल बेसिक सीरीज होती है। ठीक है, जिसके अंदर सेल जो होता है अपनी डिवीजन के थ्रू, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है। एम फेज यानी कि डिवीजन फेज होता है, जिसमें माइटोसिस हम देखते हैं और साइटोकाइनेसिस आ जाती है। माइटोसिस में फर्दर 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं। और एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। टीलोफेज के अंदर दोनों न्यूक्लियाई दे आर फॉर्म्ड। ओके, सो इस तरह से एक सेल। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जब ये न्यूक्लियर डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। सो दस वन सेल डिवाइड करता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ न्यू, और ये सेल साइकिल कंटिन्यू रहता है आपकी लाइफ के थ्रू। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चे, जब आपके जो इमेच्योर सेल्स है ना वो मेच्योर हो जाते हैं। इमेच्योर कौन से हैं, ये स्टेम सेल्स। ठीक है, दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब यही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जब ये क्या बन जाते हैं, दे बिकम स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपका मसल सेल्स है, इलोंगेटेड होते हैं ये, ठीक है, आपकी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स आपको पता है, दीज आर द लॉन्ग ब्रांचेस हैं, देखो इसकी, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर करते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आरबीसीज हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसीज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं। और प्लेटलेट्स आपके क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल डेथ, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होता है बच्चे, जिसमें एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक पूरे, जैसे कि एक नॉर्मल सेल है, अब वो सेल श्रिंक हो रहा है, फिर वो उसका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर सेल टुकड़ों में टूट रहा है। अब ये फ्रेगमेंट्स क्या है, ये एक, अब एक सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है।
अभी इसको रिमूव भी तो करना चाहिए ना, तो इसीलिए फेगोसाइटोसिस से इसको रिमूव कर दिया जाता है और दैट इज कॉल्ड सेल डेथ। ओके, अपोप्टोसिस है, ये बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस ही है जिसके अंदर जो अनवांटेड और डैमेज सेल्स है बिना इन्फ्लेमेशन के आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। और ये क्या है, सेल डेथ इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी में डैमेज सेल थोड़ी ना रहेंगे, उनको रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, एक बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है नॉर्मल ग्रोथ करवाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये। ठीक है, ये अपना डिफरेंट ये डेवलप हो जाते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल। ठीक है, तो ये बेसिकली यूजेस क्या है कि ऑर्गन की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंजरीज को जो ट्रीट करते हैं। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ना एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पेशलाइज सेल्स के अंदर। कौन से स्पेशलाइज सेल्स? मसल सेल, नर्व सेल और ब्लड सेल्स अभी पढ़ा। सो नाउ आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है बच्चों? न्यूक्लियस। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल राइबोसोम। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम है। पोस्ट ऑफिस गोल्गी अपरेटस। ट्रैफिक कंट्रोलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। एनर्जी करेंसी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिविंग आउटर लेयर plasma membrane, that is also called cell membrane, which is a selectively permeable. Non living outer layer, that is a सेल वॉल। ओके, सो आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द जो पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादातर, फर्स्ट सेल की डिस्कवरी, ठीक है, कोर्क सेल के द्वारा हुई थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी लियोन होक के द्वारा, जो कि रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, सेल थ्योरी स्क्लेडन एंड शेबान ने दी थी और सेल डिवीजन की थ्योरी वर्चुअल रुडोल्फ वर्चुअल ने दी थी। डीएनए कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको बताया इनका खुद का डीएनए होगा। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर जो है 46 होता है, 23 पेयर में होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाता है क्योंकि उसमें मियोसिस हो जाती है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम होता है। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट दीज इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ये आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वही चीजें हैं। सेल जो होता है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल फ्रीली परमेएबल, इसमें से कुछ भी आ जा सकता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ भी ऐसे नहीं आ जा सकता, सिर्फ नेसेसरी चीजें आएंगी। न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। डीएनए हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। राइबोसोम सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स की और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और लाइसोसोम्स जो है, जो भी आपके वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। वैक्यूल्स का काम होता है फूड की स्टोरेज और वाटर की स्टोरेज करवाना। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को आपके सेल के अंदर। गोल्गी अपरेटस उन प्रोटीन्स को पैक करता है। क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन करके रखता है क्रोमोसोम नंबर को। म्योसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। प्लांट सेल्स की खुद की सेल वॉल होती है पर एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रोल्स जो होती हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन एंड डिफ्यूजन जो है उसके अंदर डज नॉट रिक्वायर एटीपी एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये प्लांट सेल की डायग्राम है, ये एनिमल सेल की डायग्राम है। तो प्लांट सेल क्या होता है बच्चे? सबसे पहले बाहर में सेल वॉल होगी जो कि क्या करेगी? शेप और प्रोटेक्शन का काम करेगी। सेल मेम्ब्रेन उसके बाद आ जाती है विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल। फिर उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस आ जाता है, ये देखिए आप, जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रही हैं, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम्स बनाता है। सेंटर में यहाँ पे थोड़े से आप यहाँ पे देख सकते हो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जिसका काम है फूड और वाटर को स्टोर करना। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग में काम करता है। तो प्लांट सेल जो है इसके अंदर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है और ये फिक्स शेप का होता है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को, कंट्रोल करती है क्या चीज अंदर आएगी क्या चीज बाहर जाएगी। साइटोप्लाज्म क्या करता है? सारी ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस वही कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियोलस इसमें भी प्रेजेंट है राइबोसोम्स बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया बस इसके अंदर क्या है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इसके अंदर, सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, इरेगुलर शेप होती है।
सो आपका सेल कंप्लीट होता है। बिना ब्रेक के मैंने इतने टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए हैं सेल के, वन शॉट वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कोई भी सेल के रिलेटेड कोई चीज़ छोड़ी होगी। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जनरल साइंस का हमारा पहला बायोलॉजिकल लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लेके आऊँगी आपके लिए। So I hope you all like this video, and if you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes. Bye bye. Take care.